हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, गर्ल्स एंड बॉय। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। और मेरा वीडियो जाने की वजह से अच्छा महसूस कर रहे होंगे। दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। दिखाई प्रॉपर दे रहा होगा। ये अभी लाइट कटा हुआ है। लाइट आएगा तो और बेहतर दिखाई देगा। लाइट कटा हुआ है, इसके बावजूद भी मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके लिए कि वीडियो बनाना ज़रूरी था। चलिए, ज़्यादा बात ना करते हुए टॉपिक पे बात कर लेते हैं, क्योंकि 10 से 15 मिनट में इस टॉपिक को डिस्कस करके ख़त्म करना है। हमने इसके पहले वीडियो में देखा था कि मगध के उत्कर्ष के संबंध में कि हर्यक वंश के द्वारा बिंबिसार और अजातशत्रु दो उसमें शासक आते हैं, जो कि मतलब अपने शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए और मजबूत करने के लिए मगध का क्षेत्र विस्तार करने के लिए और सैन्य संगठन को मजबूत करने के लिए और राजनीतिक स्तर से मजबूती प्रदान करने के लिए विभिन्न महाजनपदों से संघर्ष के क्रम में उन्होंने विजय प्राप्त किया और वैवाहिक संबंध के द्वारा अपना क्षेत्र का भी विस्तार किया और एक तरह से मगध को मजबूत महाजनपद के रूप में लेकर आए। तो वहाँ तक हम लोग देख चुके थे कि उदयन जो है अजातशत्रु का लड़का, उनको उस वंश को पृथानता वंश भी बोला जाता था, क्योंकि एक दूसरे के एक दूसरे ने अपने पिता की हत्या करके गद्दी को प्राप्त किया था। उसमें उदयन जो लास्ट शासक था उसी को मतलब सबसे प्रमुख शासक अंतिम रूप से माना जाता है। उसमें एक शासक था उसके 3 पुत्र थे उदयन के। तो उदयन के 3 पुत्र में एक नागदशक जो था हड़क वंश का, वो अंतिम शासक के रूप में माना जाता है। और वहाँ से एक ही क्वेश्चन बनाकर पूछा जाता है कि हड़क वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। और नागदशक के समय में विभिन्न तरह के जो दरबारी और जनता जो थी, एक तरह से पृथनता वंश से कहीं न कहीं परेशान हो चुकी थी और उठ कर वहाँ सत्ता परिवर्तन करती है, जिसमें जनता का भी साथ मिलता है और उसमें उसका अमात्य जो है, अमात्य मतलब उस समय के मंत्री बोला जाता था, मुख्यमंत्री के रूप में माना जाता था। वही नाग दशक का जो मुख्यमंत्री अमात्य था, शिशुनाग, उसने ही अगला वंश स्थापित किया मगध के गद्दी पे अपना शासन करने के लिए। शिशुनाग जो था उसका नाग दशक का एक तरह से महामात्य था, जो कि मुख्यमंत्री या महामंत्री के रूप में जान सकते हैं। और वहाँ से शिशुनाग वंश जो है 80 सालों के काल तक एक शिशुनाग वंश का शासन रहा, जो कि मगध पे शिशुनाग वंश का एक शासन रहा, जिसका काल 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसमें 2 मुख्य रूप से शासक रहे, जिनके बारे में 2-3 ऑब्जेक्टिव बनाकर पूछे जाते हैं, आपसे जानना होगा। पहला तो शिशुनाग, ये देख लिए टॉपिक ऊपर का समझ गए। यहाँ देख लीजिए आप, शिशुनाग जो है, शिशुनाग 412 से क्या 394 माना जाता है कि शिशुनाग का शासन रहा, जिसने शिशुनाग वंश का स्थापना किया था। इसका सबसे महत्वपूर्ण काम रहा था कि एक तरह से शिशुनाग का कि अवंती जो उज्जैन के क्षेत्र में, मालवा के मध्य प्रदेश के क्षेत्र में जो अवंती का जनपद था, महाजनपद था, उसमें जो चंड प्रदोष जिसका शासक था, जिसमें पहले पढ़े थे कि बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को वहां पे भेजा था चंड प्रदोष के चिकित्सा के लिए, जिसको पीलिया रोग हो गया था। उसी चंड प्रदोष के राज्य को इसने जीता था। चूंकि मैत्रीतापूर्ण संबंध बिंबिसार के साथ रहा था, लेकिन बाद में अजात शत्रु और उदयन के संबंध में एक संघर्ष का दौर चला था अवंती और मगध के बीच में। और ये 100 साल लंबा संघर्ष जो था अवंती और एक तरह से बहुत ही अच्छा मतलब उत्कृष्ट प्रदेश माना जाता था और मजबूत महाजनपद के रूप में जाना जाता था। तो उसके साथ मगध का संघर्ष हमेशा चलते रहता था। उसको समाप्त करने का काम जो किया तो शिशुनाग ने किया था। इसने अवंती को जीत कर मगध में मिला लिया था। ये क्वेश्चन बनाकर आपसे पूछा जाता है। अवंती को जीता था और उसने मगध में मिलाया था अवंती राज्य को, अवंती महाजनपद को शिशुनाग ने। एक क्वेश्चन मुख्य रूप से पूछा जाता है और एक और पूछा जाता है
ये पहला बार जो उदयन ने एक एक आप उदयन ने जो ट्रांसफर किया था पाटलिपुत्र नगर बसा के अपना राजधानी मगध का पाटलिपुत्र में, तो वहां से पाटलिपुत्र से पहला बार जो राजधानी है इसने शिशुनाग ने स्थानांतरित कर दिया वैशाली में। पहला तो राजगिरी था, एक क्रम समझ लेते हैं यहाँ पे छोटा सा देख लेते हैं छोटा सा। ये पाटलिपुत्र, ये राजगिरी, ये पाटलिपुत्र और ये वैशाली, ठीक है। ये राजगिरी मान लेते हैं, अगर राजगिरी दिखाई दे रहा होगा, ये पाटलिपुत्र, पाटली, और ये मान लेते हैं हम वैशाली। किस तरह से ट्रांसफर हुआ थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। पहला बार तो यहाँ बिम्बिसार ने इसको बनाया था, बिम्बिसार ने बिम्बिसार 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 जो था उसने ये राजगिरी को राजधानी बनाया था। राजगिरी और बिम्बिसार के बाद उदयन ने पहला बार उदयन उदयन ने उदयन ने पाटलिपुत्र लाया, ट्रांसफर किया इसको, और पाटलिपुत्र नगर को भी बसाया। इसका कारण मुख्य रूप से पढ़ने को मिलता है कि क्यों ट्रांसफर किया गया था, मगध के उत्कर्ष में ही पढ़ने को मिलता है। एक तरह से देखा जाता है कि राजगीर जो था, ये दोनों मगध के उत्कर्ष में ये दोनों राजधानियां के भौगोलिक स्थिति जो था, ये मुख्य रूप से कारण रहे थे उसके उत्कर्ष का। मगध के उत्कर्ष के कारण में ये राजधानी और नगर के रूप में जो विकसित हुए थे राजगिरी और पाटलिपुत्र, इनका दोनों का भौगोलिक स्थिति ऐसी थी जिसके वजह से फायदा मिला शासकों को, और मतलब उनका उन्नति हुआ और एक तरह से मजबूत महाजनपद के रूप में उभर कर आए। ये भी कारण भौगोलिक अवस्थिति के मतलब कि राजगिरी जो था वो 3-7 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक नगर था, जो कि एक दुर्ग के रूप में पहाड़ वहाँ काम करते थे, और सुरक्षा दृष्टिकोण से बहुत ही मतलब पहाड़ वहाँ काम देते थे। और पाटलिपुत्र जो था 3 नदियों के संगम पे, ऐसे गंगा सोन और 3 नदियों के संगम पे एक जल दुर्ग के रूप में के बीच में अवस्थित था, जिससे मतलब दुश्मनों से रक्षा होती थी और विभिन्न प्रकार के वहाँ से फायदा उठाए गए। तो ये अवस्थिति जो था ये भी एक मगध के उत्कर्ष का कारण रहा था, ये आप जान लीजिए। पाटलिपुत्र के बाद जो वैशाली ट्रांसफर किया गया, यह शिशुनाग के द्वारा किया गया था। शिशुनाग के द्वारा वैशाली में ट्रांसफर किया गया था। और फिर वैशाली से ट्रांसफर इसको किया था इसका पुत्र, शिशुनाग का पुत्र जो था कालाशोक, इसने फिर ट्रांसफर कर दिया पाटलिपुत्र। तो एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, चौथा बार जाकर पाटलिपुत्र फिर से बना राजधानी। उसके बाद से कालाशोक ने जब ट्रांसफर किया, उसके बाद से मगध का राजधानी जो है पाटलिपुत्र ही रह गया। ठीक है, मौर्य साम्राज्य में भी पाटलिपुत्र था, तो ट्रांसफर नहीं हुआ था। तो ये क्रम एक देख लेते हैं कि बिम्बिसार ने राजगिरी को बनाया, उसको ट्रांसफर किया उदयन ने, अजातशत्रु का लड़का, पाटलिपुत्र, और नगर भी बसाया पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र के बाद वैशाली ट्रांसफर किया शिशुनाग ने, और वैशाली से फिर पाटलिपुत्र ट्रांसफर किया कालाशोक ने, शिशुनाग का लड़का, और फिर से राजधानी वहीं अवस्थित रह गई। ठीक है, तो ये एक तरह से देख लेते हैं। फिर से कालाशोक जो था, कालाशोक उसका लड़का था। इससे 2 चीजें मुख्य रूप से पूछी जाती है, 2 ऑब्जेक्टिव के रूप में ही पूछा जाता है। वो शिशुनाग का लड़का जो है कालाशोक था, इसने राजधानी पाटलिपुत्र स्थापित किया। और एक द्वितीय बौद्ध संगति जो हुआ था 383 BC के आसपास हुआ था, जो द्वितीय बौद्ध संगति के रूप में जानते हैं, जो कि वैशाली में ही हुआ था। वो कालाशोक के समय में ही कराया गया था। कालाशोक ने ही कराया था द्वितीय बौद्ध संगति, वो बौद्ध धर्म में हम लोग पढ़ लेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं नंद वंश। इसके आगे में फिर कालाशोक के बाद और शिशुनाग वंश के बाद एक वंश की स्थापना होती है जिसको नंद वंश बोला जाता है। ये मुख्य रूप से तीसरा वंश था जो कि मगध पे शासन किया था, नंद वंश। इसका संस्थापक के रूप में महापद्म नंद को जानते हैं, महापद्म नंद। मगध का ये सर्वाधिक शक्तिशाली शासक और सर्वाधिक
प्रमुख शासक के रूप में जाना जाता था। इसको इसको एक और नाम दिया जाता था, एक छत्र या एक राट। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से पूछ देता है क्वेश्चन कि एक छत्र और एक राट किसको बोला जाता था। एक छत्र और एक राट जो है, तो दोनों बौद्ध ग्रंथ जैन ग्रंथों में इसका नाम जो है महापद्म नंद का एक राट बोला गया है। ये बोला जाता है कि नंद वंश का संस्थापक एक शूद्र दासी के पुत्री ने किया था। शूद्र दासी के पुत्र ये माना जाता है। मतलब एक दरबार में, वहां से शिशुनाग वंश के दरबार में दासी का पुत्र के रूप में इसको माना जाता है महापद्म नंद को। महापद्म नंद महत्वपूर्ण शासक के रूप में था, जिसका शक्तिशाली शक्ति प्रदर्शन बहुत सारे क्षेत्रों को विजय किया और अपने साम्राज्य को सुदृढ़ और संपन्न बनाने के लिए बहुत तरह के काम किए। इसने एक मुख्य रूप से काम किया कलिंग विजय का। कलिंग विजय जो है, कलिंग जो है उड़ीसा के क्षेत्र को बोला जाता था उस समय में, जिसमें बाद में खारवेल वहाँ के शासक थे। और वहीं पे एक हाथी गुफा अभिलेख है। खारवेल शासक था वहाँ का, वह उसने एक हाथी गुफा अभिलेख बनाया था। उसके अभिलेख से पता चलता है कि मतलब महापद्म नंद जो है कलिंग विजय के दौरान कलिंग को इसने विजय किया था। प्रथम बार मगध के किसी शासक ने कलिंग को विजय किया था, तो वो महापद्म नंद था। और महापद्म नंद ने जब कलिंग विजय किया, तो वहाँ के जैन मत का ये पोषक थे। नंदवंश जो थे जैन मत अनुयायी थे, जो जिनको बोला जाता है जैन धर्म से संबंध रखते थे। ये कलिंग विजय किया तो उस समय में जैन, वहाँ पे एक प्रतिमा थी जीनसेन की जैन प्रतिमा थी। जैन प्रतिमा जो जीनसेन का था, वहाँ से उठा कर लाया था ये मगध में नंद वंश का शासक महापद्म नंद। ये ही क्वेश्चन मिलता है कलिंग नरेश का हाथी गुफा अभिलेख है वहाँ पे, वो बाद में हम लोग देखेंगे। घनानंद इसका अगला शासक हुआ, जो कि एक बहुत ही क्रूर और बहुत ही अत्याचारी शासक के रूप में ये देखा गया, जाना जाता है घनानंद। और बहुत ही व्यभिचारी था, और बहुत एक तरह से मतलब जनता को और प्रजा को का देख रेख बहुत कम करता था। अपना भोग विलास में हमेशा डूबा रहता था, जिसके वजह से मगध का कहीं ना कहीं यहाँ से फिर ये नंद वंश का पतन का कारण बना। इसमें दो मुख्य रूप से इसके भी घनानंद के समय में ये अत्यधिक कर लगाया, वो विभिन्न तरह के ऐसे काम किए जो कि मतलब जनता को नाखुश करने वाले थे। इसके समय में दो मुख्य कार्य हुए थे, मुख्य रूप से माना जाता है। एक हुआ था कि ये सिकंदर का जो आक्रमण हुआ था, यूनानी आक्रमण, आगे हम लोग देखेंगे हेडलाइन में। यूनानी आक्रमण जो हुआ था इसी के समय में हुआ था। मगध का जब शासक था घनानंद, तभी पश्चिम उत्तर प्रांत में सिकंदर का आक्रमण हुआ था। मगध पे नहीं हुआ था, लेकिन शासक जो है घनानंद ही था। दूसरा माना जाता है कि इसके समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका सत्ता परिवर्तन करके इसी के समय में चाणक्य जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य को जिसने बनाया था, और जिसको मतलब एक तरह से ट्रेनिंग दी थी कि मतलब नंद वंश का पतन करे वो। क्योंकि नंद वंश में घनानंद के दरबार में ये गए थे कि मतलब विदेशी आक्रमण होने वाला है सिकंदर को लेकर बताने, और आप वहाँ मजबूती दीजिए। तो वहाँ बहुत सारे अपमान किए गए, उनको बाहर निकाला गया धक्का मार के, बहुत सारी बातें बोली गई ऐसी जो जिसके वजह से उन्होंने एक प्रण लिया चाणक्य ने कि मतलब जब तक नंद वंश को समाप्त नहीं करेंगे तब तक हम मतलब ये नहीं होंगे, ठीक है। तो वही वहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य को वो तैयार करते हैं। तो घनानंद से जोड़कर ये पूछा जाता है कि घनानंद के दरबार में ही चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो चाणक्य थे, उनका अपमान किया गया था, जिससे सत्ता का अंत किया फिर बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का। विदेशी आक्रमण, अगला देख लेते हैं विदेशी आक्रमण। ये समझ गए आप लोग, मगध के उत्कर्ष के संबंध में शुरुआत के दौर में 3 वंशों ने शासन किया। पहला तो हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश, और तीसरा नंद वंश, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक, मगध को छोड़कर हम आ जाते हैं विदेशी आक्रमण पे। विदेशी आक्रमण पे इसलिए आते हैं क्योंकि बीच में जब
कुछ भी ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं उसी पे इतिहास संबंधित वर्णन चलता है, जिस काल में जो भी बड़ी घटनाएं होती हैं। तो मगध के उत्कर्ष के संबंध में ये तीन वंश जब चल रहे थे, तो हर्यक वंश के समय से ही ये देखा जाता है कि भारत में जो है विदेशी आक्रमण पहला बार देखने को मिलता है। यहाँ मगध का उत्कर्ष हो रहा था महाजनपद के रूप में, और वहाँ पश्चिमोत्तर प्रांत में विदेशों से पहला आक्रमण यहाँ हुआ था। और पहला बार आक्रमण जो हुआ था वो भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत, जो पंजाब और सिंध का और बलूचिस्तान का जो प्रांत है, अभी पाकिस्तान क्षेत्र जो आते हैं, उस क्षेत्र के रास्ते पे ही आक्रमण हुआ, जो कि मध्य एशिया से ही पहला विदेशी आक्रमण माना जाता है। और मध्य एशिया से जो पहला विदेशी आक्रमण माना जाता है, उसमें सबसे पहला आक्रमण विदेशी आक्रमण भारतवर्ष पे माना जाता है ईरानी ईरानी आक्रमण को। ईरान जो पारसी बोलते थे, पारसी समुदाय के जो वंश वहाँ है विकसित हुआ था ईरान में। उस समय की स्थिति को हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि मतलब मध्य एशिया में उस समय क्या स्थिति थी जब मतलब विदेशी आक्रमण भारत पे किए गए। और मध्य भारत पूर्वोत्तर भारत में मगध का जब शासन चल रहा था, और पश्चिमोत्तर भारत में जब विदेशी आक्रमण फर्स्ट टाइम हुआ, उस समय में मध्य एशिया में क्या स्थिति था, इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, मध्य एशिया में दो वंश जो थे, दो क्षेत्र जो था, वो आपस में क्षेत्र विस्तार या साम्राज्यवाद के लिए आपस में एक तरह से होड़ लगा हुआ था कि पूरे दुनिया में अपना जितना ज्यादा शक्तिशाली बन जाए या साम्राज्य का विस्तार कर ले, अपना राज्य का विस्तार कर ले। उसमें दो राज्य मुख्य रूप से आते थे, एक ईरानी आते थे और दूसरा आते थे यूनानी। ईरान का क्षेत्र पहले पड़ता है, भारत से सटा हुआ क्षेत्र है इराक, उसके बाद ईरान आता है। और यूनान का क्षेत्र उससे भी आगे आ जाता है, जो कि यूरोप के क्षेत्र का अंतिम सीमा माना जाता है, यूरोप और एशिया का अंतिम सीमा माना जाता है। तो दो क्षेत्र थे, यूनान और ईरान, उस समय आपस में लड़ाई और संघर्ष कर रहे थे, जिस कि मतलब हमारा क्षेत्र विस्तार हो। उसी क्रम में वो बाद में मध्य एशिया के इतिहास जब पढ़ेंगे तो उसमें समझ लेंगे। लेकिन ये छोटा सा ब्रीफ है एक। यहाँ से फर्स्ट बार जो आक्रमण हुआ, उसी क्रम में जो पहला आक्रमण किया गया वो ईरानियों के द्वारा किया गया, ना कि यूनानियों के द्वारा। शुरुआत के दौर में चूंकि ईरानी बहुत ही पारसी जो थे, इनको ईरानी बोला जाता था, ईरानी हैं जो ईरानी में जो पारसी थे, उसमें एक वंश आया ईरान के राज्य पे, उसका नाम था हकमनी वंश। हकमनी वंश का ही एक राजा जो था, एक राजा था साइरस द्वितीय, जिसने प्रथम बार भारत को जीतने का प्रयास किया था। साइरस द्वितीय ने ईरानी आक्रमण समझ गए, पूछेगा कि पहला किसने किया था, तो ईरानी किए थे, ना कि यूनानी किए थे। पहला आक्रमण ईरानी किए थे, उसका वंश का नाम क्या था, हकमनी वंश। इसको पारसिक वंश भी बोला जाता है, पारसी थे वो। पारसी एक अलग समुदाय ही होता है। हकमनी वंश और ईरानी आक्रमण, प्रथम आक्रमण, इसमें साइरस द्वितीय था, साइरस द्वितीय। इसका काल से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछेगा। 529 के आसपास इसका आक्रमण हुआ था, जो कि माना जाता है कि इसका आक्रमण भारत को जीतने में सफल नहीं हो पाया, और उसका सीमावर्ती प्रांत, भारत के सीमावर्ती प्रांत से ही वो एक संघर्ष करके लौट गया। ठीक है, उसके बाद इसका जो उत्तराधिकारी हुआ, डेरियस प्रथम या दारा प्रथम, डेरियस प्रथम या दारा प्रथम के रूप में जिसको जाना जाता है, इसने 516 बीसी में प्रथम बार भारत पर सफल विदेशी आक्रमण किया। इसी का प्रथम विदेशी सफल आक्रमण के रूप में माना जाता है। प्रथम ईरानी जो था वो हकमनी वंश का डेरियस प्रथम, इसको दारा प्रथम भी बोला जाता था, 516 बीसी में किया था भारत पर सफल आक्रमण, जिससे उसने भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत का मतलब वही पंजाब, सिंध और पंजाब दोनों भारत में जो अवस्थित है, और पाकिस्तान में जो है, और सिंध का जो क्षेत्र है, वो अलग अलग प्रांत के रूप में, अलग अलग छोटे छोटे राज्यों के रूप में विकसित है। एक स्थिति और जान लेते हैं, बीच में छूट रहा है हमसे। जब मगध का पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्य चल रहे थे, एक शक्तिशाली राज्य के रूप में जब उदय हो गया था, और केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत अच्छी सैन्य संगठन और एक समृद्ध राज्य के रूप में जब पूर्वोत्तर में विकसित मगध एक महाजनपद था, उस समय
पश्चिमोत्तर भारत में, ये पश्चिमोत्तर, पश्चिम का जो भारत था, पश्चिम उत्तर का ये उत्तर, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये पश्चिम का जो क्षेत्र था, इस इस क्षेत्र में जो था, एक अराजक स्थिति पैदा थी। छोटे छोटे गणराज्य, छोटे छोटे राज्य और रियासतें जो थी, एक तरह से तो यहाँ गंधार था, गंधार महाजनपद, और कंबोज था। उसके अंदर भी छोटे छोटे जो रियासतें थी, आपस में इनका संघर्ष एक तरह से चलते रहता था, और आपस में क्षेत्र विस्तार को लेकर या बराबर छिटपुट लड़ाइयाँ होते रहती थी, जिसके वजह से एक पूरा क्षेत्र में, पश्चिमोत्तर भारत के क्षेत्र में, ये भारत का मैप है, समझ लीजिएगा, पश्चिमोत्तर भारत के क्षेत्र में एक अराजक अराजक स्थिति पैदा हो गई थी। और वहाँ कोई भी मतलब संगठित सेना या संगठित शासन व्यवस्था नहीं था, जो कि मतलब किसी भी आक्रमण का प्रतिरोध सफल ढंग से कर सकता था। जिसके इसका ही फायदा उठाकर पहला बार विदेशी आक्रमण ईरानियों के द्वारा किया गया था, जिसमें डेरियस प्रथम ने पहला सफल आक्रमण किया। और यहाँ आ जाते हैं डेरियस प्रथम, मतलब यहाँ तो केंद्रीकृत प्रशासन था, लेकिन यहाँ नहीं था। कहने का मतलब ये है, ये आक्रमण किया, और यहाँ पंजाब का जो क्षेत्र है, पंजाब का और सिंध का जो क्षेत्र, ये पूरा बृहद रूप से जीत लिया इस क्षेत्र को। और सारे वहाँ के राजा जो थे और गणराज्य जो थे, आत्मसमर्पण किए उसके सामने। और उसके बाद उसने क्या किया कि 23 या 25 रियासतों में से पंजाब और सिंध का जो पश्चिमोत्तर भाग का जो प्रांत जीता था, डेरियस प्रथम ने अपना 20वां प्रांत के रूप में, 20वां प्रांत या 20वां रियासत के रूप में इसको बनाया, पश्चिमोत्तर भारत को। ठीक है, पंजाब और सिंध जिसमें आते थे ईरानी अपार। और यहाँ से माना जाता है कि बहुत सारे कर के रूप में यहाँ से बहुत सारी संपत्ति प्राप्त करता था इस भाग से ही। इस भाग में स्वर्ण, बहुत सारा स्वर्ण प्राप्त करता था। माना जाता है कि 460 टैलेंट स्वर्ण यहाँ से प्राप्त किया था उसने। बहुत सारी मतलब संपत्ति प्राप्त किया पश्चिम उत्तर भारत के जो क्षेत्र जीता, और यहाँ अपना अपना शासन व्यवस्था विश्वा प्रांत के रूप में, मणि वंश के विश्वा प्रांत के रूप में डेरियस प्रथम ने या दारा प्रथम ने बनाया था भारत के क्षेत्र को। 516 बीसी में इसका आक्रमण हुआ था, ये देख लिए, 516 बीसी में, 504 के हड़प वंश का ये हुआ था, स्थापना हुआ था। ईरानी या पारसी संबंध के कारण भारत में खरोष्ठी लिपि का, ईरानी या पारसी जो संबंध बने, क्षेत्र जीता और विश्व प्रांत के रूप में जब डेरियस प्रथम ने पश्चिमोत्तर भारत को बनाया, तो एक संबंध विकसित हुआ, और संबंध विकसित होने से उसका प्रभाव जो है कुछ कुछ क्षेत्रों पर पड़ा। पहला सबसे बड़ा प्रभाव उसका पड़ा था, एक लिपि के रूप में विकसित हुआ था, खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि भारत में पहला बार जन्म लिया पारसी या ईरानी संबंध के कारण ही, जिसको दाहिने से बाईं ओर लिखा जाता था, उल्टा लिखा जाता था, पारसी की तरह ही लिखा जाता था। और ये खरोष्ठी लिपि जो विकसित हुआ था, ये पूरे लगभग 500 सालों तक आगे में नेक्स्ट में रहा था। अशोक के समय में देखने को मिलता है मुख्य रूप से कि अशोक जो मौर्य साम्राज्य का एक महान शासक था, इसके जो अभिलेख और गुहा लेख और जितने भी स्तंभ लेख प्राप्त किए गए हैं, ये बहुत सारी स्तंभ लेखों पर खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है, जो कि ईरानी या पारसी से संबंधित एक लिपि था जिसका विकास हुआ था। और जो पारसी भाषा होता है, जो भाषा एक पारसी भाषा जो था, उन लोगों का जो भाषा था एक तरह से, उसका भी प्रभाव पड़ा भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत पे। ठीक है, एक मुद्रा का प्रचलन लाए ये लोग, स्वर्ण मुद्रा, रजत मुद्रा, दोनों तरह के अपने मुद्रा लाए थे। ज़्यादा ये चांदी के मुद्रा यहाँ लाए थे, तो इससे भी पूछा जाता है। यही दो तीन मुख्य रूप से प्रभाव पड़ा। एक खरोष्ठी लिपि का जन्म हुआ, जिसको देखा जाता है कि बाद में अशोक के अभिलेखों पे और बहुत सारी लेखों पे इसका प्रयोग किया गया। ये बाद में ये देखने वाली चीजें हैं, पहले ऑब्जेक्टिव के रूप में हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ समाप्त होता है। उसके बाद क्या होता है कि ईरान का जो वंश होता है, मनी वंश, उसके आगे के जो शासक होते हैं, वो फिर यूनानी प्रभाव के द्वारा, जिसमें सिकंदर का उदय होता है, उसके बाद विजित कर लिया जाता है ईरान के क्षेत्र को, पारसी के क्षेत्र को, मिस्र के क्षेत्र को, ग्रीक के क्षेत्र को, ग्रीक
ग्रीक तो यूनान ही हो गया, तुर्की के क्षेत्र को, ईरान के क्षेत्र को, इराक के क्षेत्र को, मिस्र के क्षेत्र को यूनान में सिकंदर के उदय के बाद सब क्षेत्रों को, मध्य एशिया के पूरा क्षेत्रों को जीत लिया जाता है और यहाँ ईरानी साम्राज्य समाप्त हो जाता है और भारत में भी इसकी सत्ता टूट जाती है। ठीक है, अब देख लेते हैं यूनानी आक्रमण। यूनान और ईरान में मुख्य रूप से दो ही राज्य जो थे वो आपस में हमेशा संघर्षरत रहते थे मध्य एशिया में। तो ईरान में तो शुरू में ईरान का वर्चस्व रहा, लेकिन बाद में एक शासक का उदय होता है यूनान में। यूनान में एक वंश आया, एक मतलब यूनान में बहुत सारे वंश ने शासन किया था, उसका इतिहास पुराना है थोड़ा। वहाँ बहुत सारे स्पार्टा द्वारा किया गया था, मैसेडोनिया के वंश द्वारा किया गया था। मैसेडोनिया जो थे, मैसेडोनिया एक क्षेत्र है वहाँ, मैसेडोनिया या मकदोनिया बोला जाता था। उसके शासक जो बना वहाँ यूनान में, उसका शासक एक था, उसका सिकंदर का जो पिता था फिलिप, वहाँ शासक बना था। ठीक है, 329 ईस्वी में फिर उसका लड़का सिकंदर बनता है और इसने पूरा विश्व विजेता बनने के लिए एक अभियान चलाया और बहुत ही मजबूत शासक के रूप में उभरा और यूनान के क्षेत्र का विस्तार पूरा मध्य एशिया में किया था इसने। मकदूनिया का शासक ये बनता है 329 ईस्वी में, 20 वर्ष की अवस्था में ये मकदूनिया का शासक बनता है। ठीक है, मकदूनिया जो है यूनान में ही आता है, यूनान का एक वंश के रूप में या क्षेत्र राजवंश के रूप में उभरा था मकदूनिया। मैसेडोनिया बोला भी जाता है इसको इंग्लिश में। ठीक है, मैसेडोनिया बोला जाता है। इसके गुरु जो अरस्तु के रूप में जाने जाते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा यूनानी दार्शनिक थे। इसके पिता फिलिप थे, जो कि यूनानिया या मैसेडोनिया के भी शासक रहे थे इसके पहले। ठीक है, उसके बाद जब इसका शासन आता है ईसा पूर्व 14वीं शताब्दी में, ये तो समझ लिए हम, ईसा पूर्व 14वीं शताब्दी में ईरानी और यूनानिया दुनिया में सर्वशक्ति सर्वशक्तिमान बनने के लिए लड़ पड़े। यहाँ से खत्म, सिकंदर के नेतृत्व में ईरान को विजय किया गया तथा एशिया माइनर क्षेत्र को जीता गया। तुर्की वगैरह, इराक वगैरह, मिस्र वगैरह जीतने के बाद, जब मध्य एशिया जीतने के बाद ये भारत के तरफ फिर विश्व विजेता के क्रम में भारत के तरफ अपना नेक्स्ट अभियान, अगला अभियान किया था सिकंदर ने। ठीक है, 329 ईस्वी में शासक बना। उसके बाद बहुत सारी लड़ाइयों के द्वारा ईरान, इराक, मिस्र और तुर्की और जो भी एशिया माइनर का जो क्षेत्र माना जाता है उसको जीतने के बाद भारत में अगला अभियान भारत के लिए रहा सिकंदर का, जो कि 326 ईस्वी में हिंदू कुश पर्वत पार करके, हिंदू कुश पर्वत, पाकिस्तान के जो क्षेत्र में हिंदू कुश पर्वत आते हैं, एक पर्वत श्रृंखला है जो कि मध्य एशिया और भारत के उपमहाद्वीप को विभाजित करता है। हिंदू कुश पर्वत इसको बोला जाता है। उत्तरी पाकिस्तान से लेकर इसका मतलब 800 या 1200 किलोमीटर के आसपास तक फैला हुआ है इस रेंज का, हिंदू कुश पर्वतमाला का। उस पर्वतमाला के बीच से बहुत दो मुख्य रूप से दर्रे गुजरते हैं, जिनसे मतलब वो दर्रा बहुत ही मुख्य प्रमुख हो जाता है प्राचीन इतिहास में। एक बोलन या बेलन दर्रा था, वो हिंदू कुश पर्वत में है, और एक खैबर दर्रा। दो दर्रे बेलन और खैबर, बेलन और खैबर दर्रा जो थे वो थे नहीं है, जो कि मतलब हिंदू कुश पर्वत के अंदर अवस्थित है और वो भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य एशिया यूरोप को स्थल मार्ग से जोड़ते हैं। वही दो मुख्य रूप से दर्रे हैं, बाकी कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ से हिंदू कुश पर्वत को पार करके भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश किया जा सके। तो स्थिति ये था कि सिकंदर जब आक्रमण किया या कोई भी विदेशी आक्रमण जब आक्रमण करता था, तो यहाँ उत्तर में तो हिमालय का क्षेत्र अवस्थित था, बहुत ही ऊंची ऊंची पहाड़ियां थी जिसको पार करके आना संभव नहीं था। और यहाँ से फिर गुजरात के नीचे वाले क्षेत्र में तो मतलब स्थल मार्ग थे ही नहीं, पूरा अरब सागर का क्षेत्र था, जल मार्ग था, तो यहाँ से आना भी मुश्किल था। और यहाँ से पूरा ये जल मार्ग यहाँ तक आता था, यहाँ से फिर हिमालय का क्षेत्र यहाँ उत्तर तक पूरा विस्तृत थे। तो एक ही क्षेत्र मध्य एशिया से बच जाते थे किसी भी आक्रमणकारी या शासक को आने के लिए भारत के क्षेत्र में या भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र में। वो क्षेत्र था, वो वही क्षेत्र था पश्चिमोत्तर प्रांत और
हिंदू कुश पर्वत के जो दर्रे थे, दो मुख्य रूप से माने जाते हैं, खैबर और बोलन या बेलन दर्रे, उसी से वो प्रवेश किया था। खैबर दर्रे से ही होते हुए भारत पर पहला बार सब आक्रमण किया सिकंदर ने। और पहला संघर्ष तक्षशिला के शासक, तक्षशिला जो गंधार का राजधानी था, वही गंधार जनपद जो कि पाकिस्तान के रावलपिंडी और पेशावर के क्षेत्र में अवस्थित थे, वहाँ का शासक जो था वो अम्भी था। अम्भी वहाँ का एक शासक था, उसके साथ संघर्ष हुआ, लेकिन अम्भी ने अंततः उसके सामने आत्मसमर्पण किया और उसके साथ सेना में शामिल हो गया। और उसका फिर अगला अभियान जो रहा वो पोरस के बारे में जानते होंगे। पोरस का एक जो राज्य था, गणराज्य था, वो झेलम और चिनाब नदी जो है, सिंधु की सहायक नदी जो कि भारत में बहती है, झेलम और चिनाब के बीच में जो क्षेत्र था वो पोरस के नियंत्रण में था। पोरस वहाँ का राजा था, वो एक गणराज्य के रूप में था। पोरस के साथ जो झेलम और चिनाब के मध्य था, उनके साथ भीषण संघर्ष हुआ। एक युद्ध हुआ, बहुत ही बड़ा युद्ध हुआ सिकंदर के साथ, और माना जाता है कि कड़ा प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था पोरस के द्वारा सिकंदर को। सिकंदर इसको झेलम या बितास्ता या हाइडे स्पीच के युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, जो कि 323 बीसी के आसपास हुआ था। ना 326 में ही हुआ था, 325 में। इसका काल अभी देखना पड़ेगा हमको। झेलम बितास्ता या हाइडे स्पीच का युद्ध जो है पोरस के साथ हुआ था, जो कि मतलब बहुत ही कड़ा प्रतिरोध के रूप में एक सामने देखने को मिलता है सिकंदर का। और यहाँ से ही माना जाता है कि सिकंदर का पतन जो है आरंभ हो गया था। इतना कड़ा संघर्ष देखने को मिला और इतना युद्ध कुशलता से लड़ी गई पोरस के द्वारा कि सिकंदर खुश होकर उसका राज्य, विजित राज्य जो था, माना जाता है इतिहासकारों द्वारा, सिकंदर जो इसका क्षेत्र जो विजित किया था उसको वापस कर देता है, ना कि अपने नियंत्रण में लेता है, उसको वापस कर देता है। और उसके बाद फिर भारत के उत्तरी क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए वो आगे बढ़ता है। और ब्यास नदी के बाद ब्यास नदी पर जाकर उसकी सेना रुक जाती है, और बहुत दिनों के युद्ध करते हुए और भूख और प्यास से माना जाता है कि थकान के रूप में उसकी सेना थक गई थी और ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया सिकंदर के सेना ने। और यहाँ के विभिन्न तरह के जलवायु से प्रभावित होकर उसकी सेना जो है बहुत ही एक तरह से थक चुकी थी युद्ध लड़ते हुए, और लगातार युद्ध का एक क्रम जारी था, जिसके वजह से इतिहासकार कारण देते हैं। और सामने जो था बहुत ही राजवंश थे भारत के क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में बड़े बड़े राज्य जो थे उनके साथ संघर्ष करना पड़ता। यह भी एक कारण रहा था। सिकंदर का ब्यास नदी फिर नहीं पार कर पाए, उसके सेना ने मना कर दिया। फिर वहां से उसने वापस जाने का निर्णय किया, यहाँ से ब्यास नदी के बाद पार नहीं किया। और वापस जाने के लिए माना जाता है कि वापस जाने से पहले इसने 2-3 काम किए थे। 19 महीने तक लगभग भारत में रहा था सिकंदर। और एक इतिहासकार हैं स्मिथ, विंसेंट स्मिथ ने बोला है सिकंदर के बारे में कि भारत पे वो आंधी की तरह आया और आक्रमण करके आंधी की तरह चला गया। ठीक है। और इसमें 2 नगर भी बसाए थे। 19 महीने के अंदर जो रहा था भारत में, उसने 2 नगर बसाया उसी पश्चिमोत्तर प्रांत के क्षेत्र में। एक निकैया, अपने घोड़े के नाम पे निकैया निकैया, और दूसरा बसाया था बुकेफाल। ये दोनों नगर स्थापित किया था उसने, सिकंदर ने। और उसका मुख्य रूप से माना जाता है कि जल सेना का जो नेतृत्व करता था, या जल सेनापति उसका एक निर्याकस था। निर्याकस जो था, निर्याकस के संबंध में जान लेते हैं थोड़ा सा। निर्याकस के नेतृत्व में मतलब वो जब वापस जाने लगा राजस्थान में मकरान के क्षेत्र, पैदल रास्ते खुद निकला आधा सेना लेकर, और कुछ सेना को 2 भागों में विभक्त कर दिया था वापस लौटते के समय में। एक तो जल मार्ग से वापस लौटा, जिसमें जल सेनापति उसका निर्याकस जो था उस सेना का नेतृत्व कर रहा था जो वापस गया। और एक स्थल मार्ग खुद लेकर गया, जो कि राजस्थान मकरान के रास्ते निकलने की कोशिश किया। तो वहां से जब जाने लगा तो माना जाता है कि बेबीलोन एक जो क्षेत्र है मध्य एशिया में,
बेबीलोन में जाकर उसकी मृत्यु हो जाती है 323 बीसी में। 323 बीसी में बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मैसेडोनिया का जो राज्य था वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा, और जितने भी बीजी क्षेत्र थे सिकंदर के द्वारा, उनके मंत्रियों और सैनिकों और सैनिक सेनापतियों द्वारा एक तरह से विभाजित कर लिया गया और अलग अलग शासन करने लगे। जैसे कि सेलुकस, एक उसका सेलुकस भी उसका सेनापति था, थल सेनापति। उसको पश्चिमोत्तर प्रांत का भाग मिला। पश्चिमोत्तर प्रांत में हड़प्पा वंश के बाद जो भी समय था, नंद वंश के बाद जो समय था, उस समय में सेलुकस पश्चिमोत्तर प्रांत में भारत के शासन करता था, सिकंदर के बीजी क्षेत्रों में, जिसका रिलेशन हम लोग मौर्य साम्राज्य में पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य से उसका रिलेशन होगा, जिसमें उसका युद्ध सेलुकस से चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध होता है। उसमें मेगास्थनीज जो उसका सेनापति है, उसके दरबार में फिर रहता है, जाता है और मगध के दरबार में रहता है। इसने इंडिका लिखा था और पूरे मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ समाप्त होता है हम लोगों का ये चैप्टर, यह टॉपिक, विदेशी आक्रमण, जो कि प्राचीन इतिहास में भारत में पहला बार किया गया था, और हड़प्पा वंश के उत्कर्ष के क्रम में 3 राजवंश। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो हम बोलेंगे नहीं, लेकिन अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको फैलाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जल्दी से जल्दी हम लोग सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं। छलांग मार कर नहीं करना है, हम लोग को एक एक चीज़ समझते हुए ही करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब चीज़ आपको हम ही कर देंगे, लेकिन एक एक चीज़ हम समझ रहे हैं। आप देखिएगा तो एक भी चीज़ नहीं छूट रहा है, एक भी चीज़ छूटने वाली चीज़ें नहीं है। रिपीट नहीं कर रहे हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा और जल्दी चीज़ों को कवर करना है। रिपीट करना आपको, आपका काम है, हमारा सिर्फ समझाना और पढ़ाना काम है। रिपीट करेंगे तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार।